माय चैनल डो टू स्टडी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर 10 द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो है। ये पार्ट 1 वीडियो में मैं फर्स्ट टू कॉजेस दैट इज नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म एंड द रेस फॉर आर्मामेंट्स को डिस्कस की है। पार्ट 2 वाले वीडियो में डिवीजन ऑफ यूरोप इनटू टू हॉस्टाइल ग्रुप्स एंड सराजेवो क्राइसिस को कंप्लीट किए हैं। आज के वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस, इजंट इट? तो अगर आप चाहते हैं इफ यू वांट दैट आई शुड टीच यू द रेस्ट पोर्शंस व्हिच आर नॉट मेंशन्ड इन योर सिलेबस then please do write it in the comment section. Okay, तो आज मैं रिजल्ट्स में से पहला वाला रिजल्ट दैट इज ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स दैट इज इन योर सिलेबस वही पढ़ाऊंगी। ओके, द रेस्ट रिजल्ट्स लाइक द टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ द लीग ऑफ नेशंस मैं आज कवर नहीं करूंगी। सो इफ यू वांट मी टू कवर these topics then write in the comment section. Okay, so let's get started. ओके, तो लास्ट वीडियो में हम सराजेवो क्राइसिस के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हम देखे थे कि दो मेजर ग्रुप्स का फॉर्मेशन हुआ है। एक है एलाइड पावर्स और एक है सेंट्रल पावर्स। एलाइड पावर्स में कौन कौन थे? ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया। और सेंट्रल पावर्स में हमारा था जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड देयर एलाइज, इजंट इट? तो जब ये वॉर हुआ देन फाइनल स्टेज में कौन विन किया? एलाइड पावर्स विन किए द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को। इट मींस जर्मनी और उसके एलाइज कंप्लीटली हार गए थे। अंडरस्टूड? तो एज अ रिजल्ट ये वर्ल्ड वॉर को ऑफिशियली एंड करने के लिए हमारा ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स बना और जिसके तहत हमारा ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो एंड हुआ। ओके, तो ये एक मीटिंग हुआ, एक कॉन्फ्रेंस हुआ वर्सेल्स में, which was a suburban part of Paris. Means it was a part of Paris. It was located on the outskirts of Paris. Then again और एक कॉन्फ्रेंस हुआ जो पेरिस में हुआ। कब हुआ? जून 28, 1919 में। जून 28, 1919 में हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 4 साल तक चला। ओके, 1914 से 1918 तक। और ये वॉर एंड हुआ 1918 में और हमारा ट्रीटी बना 1919 में, जून 28, 1919। तो ये कॉन्फ्रेंस में 27 कंट्रीज पार्टिसिपेट किए थे। ये कॉन्फ्रेंस में 27 कंट्रीज पार्टिसिपेट किए थे और जो डिफीटेड कंट्रीज है उसे ये कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया नहीं गया था। एंड फर्दरमोर रशिया को भी ये कॉन्फ्रेंस से एक्सक्लूड कर दिया गया था, दो इट वाज अ मेंबर कंट्री ऑफ द एलाइड फोर्सेस। अंडरस्टूड? तो ये कॉन्फ्रेंस में 27 कंट्रीज आए थे एंड इन सबको मिलकर ये ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, ये ट्रीटी को फॉर्म करना था। बट majorly only three representatives या only 3 persons had gave or played a major role in the formation of this treaty. कौन थे वो लोग? वुडरो विल्सन, he was the president of US, लॉयड जॉर्ज, PM of Britain and जॉर्ज क्लेमेंसियो, PM of France। तो आपको याद रखना है ये तीनों पर्सन्स का नाम आपको याद रखना है। कौन कौन है? वुडरो विल्सन, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, लॉयड जॉर्ज, PM ऑफ ब्रिटेन एंड जॉर्ज क्लेमेंसियो, PM ऑफ फ्रांस। तो ये 3 मेजर पर्सन्स फ्रॉम मेजर कंट्रीज प्लेड अ मेजर रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। ओके, अंडरस्टूड? तो ये ट्रीटी में 14 पॉइंट्स थे और जर्मनी को गिल्टी ऑफ वॉर दिखाया गया था। गिल्टी ऑफ वॉर मीन्स ये पूरा वॉर होने का जिम्मेदारी क्यों हुआ? मीन्स ये पूरे वॉर का गलती जो है वो जर्मनी के ऊपर डाल दिया गया था। ओके, तो हम 1
जर्मनी ही ये पूरे वॉर का जिम्मेदार है, मीन्स उसी ने पूरे वॉर को स्टार्ट किया। इतना जो बड़ा एग्रेशन हुआ वो सब जर्मनी की वजह से हुआ, ऐसे ये ट्रीटी में कहा गया है। नेक्स्ट टर्म देखते हैं, जर्मनी वॉज रिक्वायर्ड टू पे फॉर द लॉसेस एंड डैमेजेस suffered by the allies during the war. The amount of reparation was fixed at $33 billion. Germany had to cede her merchant ships to the allies as compensation and had to supply huge quantities of coal to France, Italy and Belgium for 10 years. Okay. See, जब एक war होता है, then intense losses, damages, sufferings, deaths दोनों ही साइड में, भले ही वो विनिंग साइड हो या लूजिंग साइड हो, दोनों ही तरफ बहुत ही ह्यूज लॉसेस होता है, मॉनेटरीली भी और ह्यूमन वाइज भी। बहुत सारे लोगों का डेथ होता है, बहुत सारे लोगों को सफर करना पड़ता है, डैमेजेस होता है, इकोनॉमी बहुत ही हाई लेवल में डूब जाता है। अंडरस्टूड? तो ये सब हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में। तो ये सब जो भी लॉसेस हुआ, एलाइड पावर जीता है, तो एलाइड पावर्स के पार्ट में जो भी लॉसेस हुआ सारा कॉम्पेंसेशन जर्मनी को देना था। अंडरस्टूड? सो जर्मनी हैड टू पे अ कॉम्पेंसेशन ऑफ $33 billion. हाउ मच? $33 billion to the allied powers. Understood? इसके अलावा और भी था, क्या था? सारा मर्चेंट शिप्स, all merchant ships to the allies, सारे जितना भी मर्चेंट शिप्स था जर्मनी के पास, सब कुछ जर्मनी को allies को हैंड ओवर करना था एज कॉम्पेंसेशन। हम पहले देख चुके हैं कि जर्मनी बहुत ही आगे निकल गया था आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन में, और उनके पास बहुत ही ज्यादा मर्चेंट शिप्स थे, नेवी था, सब था। बट अब ये वॉर में हारने की वजह से सारा मर्चेंट शिप्स उन्हें एलाइज को हैंड ओवर करना पड़ रहा था एज कॉम्पेंसेशन। फर्दरमोर और क्या था? उन्हें कोल, ह्यूज क्वांटिटी में कोल किसको देना पड़ रहा था? फ्रांस, इटली एंड बेल्जियम, ये तीन कंट्रीज को 10 इयर्स के लिए जर्मनी 10 साल के लिए कोल फ्री में सप्लाई करता, और वो भी ह्यूज क्वांटिटीज में। ओके, अंडरस्टूड। थर्ड पॉइंट है, द एरिया ऑफ द राइन वैली वाज टू बी डीमिलिटराइज्ड एंड द जर्मन टेरिटरी वेस्ट ऑफ राइन was to be occupied by the allied troops for 15 years. जो राइन वैली है, जो जर्मनी का एक पार्ट है, उसे डीमिलिटराइज्ड करना था। मतलब कि उधर जर्मनी का कोई भी सोल्जर्स, कोई भी मिलिट्री पावर उधर नहीं रहेगा। एंड द एरियाज दैट वर वेस्ट ऑफ दिस रीजन, दैट इज द जर्मन टेरिटरी वेस्ट ऑफ द राइन, द एरियाज ऑफ जर्मनी दैट वर लाइंग वेस्ट टू द राइन वैली, उधर भी जर्मनी के ट्रूप्स नहीं रहेगा, जर्मनी का मिलिट्री ट्रूप्स नहीं रहेगा, रैदर एलाइड पावर का ट्रूप्स 15 इयर्स के लिए उधर रहेंगे। अंडरस्टूड? तो इससे क्या होगा? इससे ये चांसेस और नहीं होगा, मतलब ये लोग ऐसे क्यों किए? ताकि जर्मनी और एक बार वॉर वेज ना कर सके। दिस वाज अ बाउंड्री रीजन। अंडरस्टूड? नेक्स्ट जाते हैं, जर्मनी लॉस्ट एल्सेस-लॉरेन टू फ्रांस, यूपेन-एट-मेल्मेडी टू बेल्जियम, स्लेस्विग टू डेनमार्क, एंड Danzig became a free port in the Polish territory. जो सब regions जर्मनी कंकर किए थे, सब वो लोग वो कंट्रीज को लूज कर दिए, लाइक एल्सेस-लॉरेन टू फ्रांस, यूपेन-एट-मेल्मेडी टू बेल्जियम, और ऐसे ही सारे कंट्रीज जो वो कंकर किए थे सब उनके हाथ से निकलता चला गया। अंडरस्टूड? The fifth one is Germany ceded parts of her pre-war territory to Denmark, Belgium, Poland, Czechoslovakia and France. मतलब कि
ये वॉर के दौरान, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान बहुत सारे टेरिटरीज को जर्मनी कंकर कर चुके थे। तो जो सब टेरिटरीज वो कंकर कर चुके थे वो उन्हें वापस देना पड़ा। टू whom? To the countries like Denmark, Belgium, Poland, Czechoslovakia and France. नेक्स्ट जाते हैं सिक्स्थ टर्म की तरफ। The coal mines in the German area called Saar were ceded to France for 15 years and the area was to be governed by the League of Nations. तो जर्मनी was rich in coal. Okay. तो जर्मनी में जो कोल का एरिया था उसे जर्मन एरिया जहां पर कोल था उसे सार कहा जाता था और ये सार पूरा सील हो गया था। पूरा जो एरिया है वो फ्रांस के हाथ में चला गया था फॉर 15 years, which means that फ्रांस 15 years के लिए इस जगह से huge quantities of coal without paying any tax or any money ले सकते थे। एंड फर्दरमोर ये जो रीजन है, सार का जो रीजन है, उसे कौन गवर्न करता? उसे जर्मनी गवर्न नहीं करता, रादर उसे लीग ऑफ नेशंस जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में फॉर्म हुआ वो यूनियन गवर्न करता। कौन गवर्न करता? लीग ऑफ नेशंस गवर्न करता। ओके, सो लेट्स सी द सेवेंथ टर्म। Germany lost all her colonies to the victorious allies Britain, Belgium, South Africa and Portugal. ओके, तो हम पहले से ही देख चुके हैं कि जर्मनी ने बहुत सारे कॉलोनीज को अपने कंट्रोल में लाया हुआ था। अब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारने के बाद वो सारे कॉलोनीज अगेन अलाइड पावर्स के पास चला गया। मतलब कि वो कॉलोनीज पर जर्मनी और गवर्न नहीं कर सकता। कौन कौन से अलाइड पावर्स के पास ये कॉलोनीज चला गया? लाइक ब्रिटेन, बेल्जियम, साउथ अफ्रीका एंड पोर्टुगल। ओके, सो लेट्स सी द एट्थ ट्रीटी। German colonies in the Pacific and the areas under her control in China were given to Japan. China was aligned with the Allies during the war, but her areas under German control were given away to Japan. Okay, so जो भी जर्मन कॉलोनीज था पैसिफिक में और चाइना में जो कॉलोनीज वो लोग गैदर किए थे, सारा कॉलोनीज जापान को दे दिया गया। ओके, जापान को दे दिया गया। ऑल्दो चाइना अलाइड पावर्स का ही एक पार्ट था, बट फिर भी जो कॉलोनीज चाइना में था उसे चाइना को रिटर्न नहीं किया गया। सो ऐसे कुछ फ्लॉज ये ट्रीटी में थे जिसकी वजह से अगेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कुछ कॉजेस बन जाते हैं। ओके, वो हम जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ेंगे तब हम देख पाएंगे कि इधर के कुछ रीजंस, लाइक रशिया को ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स फॉर्म करने के लिए इनवाइट नहीं किया गया और इधर चाइना के कॉलोनीज को जापान को दे दिया गया। ऐसे कुछ चीजें इग्नाइट कर रहा है अगेन फॉर अनदर वॉर। ओके, लेट्स सी द नाइन्थ टर्म। द जर्मन आर्मी was restricted to a force of only 1 lakh soldiers and the navy was limited to 15,000 men and 24 ships. The air force and the submarines were banned. Okay, हम पहले देख चुके हैं कि जर्मनी built a huge navy, isn't it? उनका मिलिट्री स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा था, बट अब उनका मिलिट्री स्ट्रेंथ बहुत कम हो गया क्योंकि अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ Versailles, they can maintain only 1 lakh soldiers, and 15,000 men. और नेवी में कितने सोल्जर्स अलाउड थे? नेवी में only 15,000 men was allowed and 24 ships, बस इतना ही। और एयरफोर्स और सबमरीन्स पूरा का पूरा बैन कर दिया गया था। तो इनका मिलिट्री स्ट्रेंथ को वीक कर दिया गया है ताकि वो दूसरा एक नया वॉर वेज ना कर पाए। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 10th टर्म। द ट्रीटी affirmed the complete independence of Belgium, Poland, Czechoslovakia and Yugoslavia.
तो ये सब रीजन को कौन कौन सा, बेल्जियम, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया एंड यूगोस्लाविया, ये सब रीजन्स को जर्मनी कॉलोनाइज करके या कैप्चर करके रखा था. नाउ दे वर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट. अंडरस्टूड? एंड लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट term of the Treaty of Versailles, that is the Covenant of the League of Nations was added to the Treaty of Versailles. Okay, तो जैसे मैं बोली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद टू प्रिवेंट एनी फर्दर वॉर, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बहुत ही डिवास्टेटिव था, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव था. तो ऐसे और एक वॉर को होने से प्रिवेंट करने के लिए एक यूनियन का फॉर्मेशन हुआ एंड दैट यूनियन इज नेम्ड एज द लीग ऑफ नेशंस. तो ये लीग ऑफ नेशंस में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो सब को भी ये ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में ऐड कर दिया गया. ओके, द कोवेनेंट, कोवेनेंट का मतलब है रूल्स या कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ द लीग ऑफ नेशंस वाज आल्सो एडेड टू द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स. ओके, सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. आज के वीडियो में हम रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के बारे में पढ़े और इस वीडियो के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है. एंड इफ यू विश कि मैं जो दूसरे दो रिजल्ट्स है दैट इज टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट और लीग ऑफ नेशंस के बारे में आपको सिखाऊं, देन प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन. ओके, सो कीप स्टडी. बाय बाय.